नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, जिसमें हम आपको बताते हैं कैसा रहा इस हफ्ते बाजार का हाल। और शेयर बाजार की बात की जाए तो शुक्रवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। कारोबारी सत्र के दौरान हमने देखा कि 71,000 लेवल क्रॉस किया सेंसेक्स ने और निफ्टी 21,000 लेवल के स्तर को छूने में कामयाब रहा। वहीं शेयर बाजार हम देख रहे हैं लगातार रोज नए शिखर छू रहा है। कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें गिरावट है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में लगातार निवेश बढ़ा रहे हैं और भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके बढ़ने की वजह से बाजार को मजबूती मिली। फेड ने जिस तरह से लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, इन सभी बातों पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल कैसी रहेगी, तो तमाम स्टॉक्स या फिर कहें किस सेक्टर में और कहां निवेश कर होगा मुनाफे का सौदा, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो देगा बेहतर रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े हमारे मार्केट के विशेषज्ञ। तो उनसे आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन सवाल पूछने के लिए जो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 011-233-87031, दूसरा नंबर है 23097670। और जब भी आप कॉल करें तो कृपया करके अपनी टीवी का वॉल्यूम कम रखें ताकि हम आपका सवाल सही तरीके से सुन पाएं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान आज इस शो पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि हैं, साथ ही साथ एनसी महेश्वरी साहब जुड़े हुए हैं। दोनों ही शेयर मार्केट के बहुत बेहतरीन जानकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। ठंड का सुबह का वक्त है और शो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। पूरे हफ्ते को अगर हम एक तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करें तो किस तरफ आप देखते हैं? खासतौर पर हमने देखा कि जो शुक्रवार का सेशन था उसमें आईटी स्टॉक्स चार्ट को लीड करते हुए नजर आए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आंचल जी अभी इस समय मार्केट पूरी तरह से अप ट्रेंड में है, और चाहे वो आईटी काउंटर हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, इन सभी में एक अच्छी खासी तेजी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और मुझे लगता है कि जो सेंसेक्स जिस तरीके से बढ़ रहा है इस समय 72,500 के पास है और 73,000 के आंकड़े को छू चुका है। निफ्टी 22,000 के पास पहुंच रहा है और अप ट्रेंड ओवरऑल सेक्टर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एफआईआईज का निवेश बढ़ा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो भी अग्रेसिव तरीके से बढ़े हैं, और डीमैट अकाउंट देखे जाए तो अगर 14 करोड़ को पार कर गए तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और जब ऐसा माहौल हो कि जहां पर इलेक्शन के रिजल्ट्स या इलेक्शन के सर्वे आने शुरू हो जाए, वो भी काफी अग्रेसिव है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो निफ्टी या फिर ओवरऑल सेंसेक्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ से नए हाई और बनते हुए नजर आएंगे और मार्केट में तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। महेश्वरी साहब, खासतौर पर जिस तरह से तेजी के ट्रेंड को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए ये सही समय इस वक्त निवेश करने का भारतीय शेयर बाजार में? देखिए, समय तो हमेशा ही सही होता है। ये इशू ये है कि आप राइट स्टॉक को राइट प्राइस पे खरीदें। जब भी मार्केट काफी तेज होती है तो कुछ स्टॉक हमेशा ऐसे होंगे जिनकी पी रेशो या जो मार्केट के जो नॉर्मल परसेप्शन है उससे काफी महंगे हुए हैं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई हिडन ट्रेजर, हिडन वैल्यू वाले शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस स्टेज पे जो नया इन्वेस्टर है उसको एंट्री करना चाहिए। एंट्री में कोई इशू नहीं है, लेकिन एंट्री के टाइम उसको किस शेयर पे इन्वेस्ट करना है वो थोड़ा सा देखना है। और फंडामेंटली स्टॉक शुरू में जो आदमी करता है वो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 तक के शेयर्स नहीं जाए तो उसका कम से कम लॉस का चांस बहुत कम होगा, चाहे उसका प्रॉफिट थोड़ा इजाफा कम भी हो। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरू में अगर नए इन्वेस्टर को आना है तो खाली सिलेक्टेड स्टॉक में ही जाए जो कि वैल्यू में भी कम है, हाईली प्राइस शेयर में ना जाए। लाइक फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर आज हम पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक की बात करें तो दोनों में प्राइस में बहुत अंतर है, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक को देख सकता है। इस तरह पीएसयू अंडरटेकिंग्स ने पिछले एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उनकी कुछ शेयर्स की प्राइस आज भी काफी अच्छी है। पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दोनों पे ही ईटीएफ भी उपलब्ध है जो कि काफी बैलेंस प्रोडक्ट है। तो इन्वेस्टर्स को, नए इन्वेस्टर्स को अपने लॉस को मैनेज करते हुए एंट्री करना। डॉक्टर रवि, हमने एक चीज ये समझी कि जब आपका सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है तो कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म करते हैं। ऐसे में किसी निवेशक के लिए तमाम उन 3 से 4 सेक्टर्स का चुनाव करना जो आने वाले समय में बेहतर रिटर्न आपको दे सकता है, फंड मैनेजर्स की हेल्प से, वो किस तरह से कर सकता है निवेशक?
देखिए देखिए सबसे बड़ी पहले, बात, चलिए दोनों, सॉरी पहले प्लीज, डॉक्टर रवि, फिर महेश्वरी साहब से भी इस पर एक टेक ले लेंगे। ठीक है सॉरी। देखिए जब भी कोई पोर्टफोलियो बना रहे हो, मैं बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। और सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि हमेशा आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट करें तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन रखें, यानी 5 सेक्टर सेलेक्ट करें और 5 सेक्टर से आप 5-5 स्टॉक को सेलेक्ट करें तो टोटल 25 स्टॉक की आपकी बास्केट बनती है, जो कि आपको मार्केट में भले उतार और चढ़ाव हो लेकिन आपको काफी हद तक डिफेंसिव रखती है। अब अगर काउंटर की बात की जाए, जो सिलेक्शन की बात की जाए, तो देखिए गवर्नमेंट के ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट ओरिएंटेड जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन है इस समय अगर देखा जाए तो मोदी जी का जो विजन है उसको लेकर के काफी अग्रेसिव तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो, एनर्जी पावर है, और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जी। और मेटल काउंटर, इनमें काफी अच्छा जो है वो मोमेंटम है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेक्टर से आपको स्टॉक चूज करने चाहिए और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखते हैं तो जनरली आपको जो है वो नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ग्रोथ के साथ आपको मिलती है। महेश्वरी साहब, आपका टेक इस पर? देखिए मैं इन्वेस्टर्स को थोड़ा अलग से समझाना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये इंटरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। इंटरेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है कि हर महीने आपको रिटर्न नजर आती है, हर हफ्ते नजर आती है, 2 महीने में नजर आती है। यहाँ ये भी हो सकता है कि आपने एक अच्छा स्टॉक लिया और 3 महीने उसने रिटर्न नहीं दी, लेकिन एकदम बहुत अच्छा चला। लाइक फॉर एग्जाम्पल पिछले 2 महीने में अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो उसने 14.5% रिटर्न जस्ट 2 महीने में दिया। मिड जी। कैप की बात करें तो 16.5% रिटर्न दिया है। ऐसे अगर हम बहुत स्मॉल कैप की बात करें तो 2 महीने में ही 30% रिटर्न दिया है, जो कि पूरे साल की एक्सपेक्टेड रिटर्न से भी ज्यादा रिटर्न। तो इसलिए टाइमिंग का सही होना और प्राइस का सही होना बहुत ही आवश्यक है। जहां तक आप सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर में जो सेक्टर जिसमें अभी प्राइसिंग नहीं बढ़ी है, जिसने एक्चुअली फ्राइडे और लास्ट वीक से ही थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया, दैट इज आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर हमेशा बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में आईटी ही है जो मल्टीपल रिटर्न्स दे सकता है। अगर आप प्योर मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, प्योर लेबर ओरिएंटेड यूनिट्स में जाएं तो उनकी रिटर्न बड़ी स्टेबल है, लेकिन उसमें वो रिटर्न मल्टीपल रिटर्न होने का चांस कम है। तो अगर जी। हम मल्टीपल रिटर्न्स की बात करें तो उसके लिए हमारे पास आईटी सेक्टर सबसे उपयुक्त सेक्टर है। जी। तो मुझे लगता है, और आज प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है। तो अभी जो नया इन्वेस्टर है वो जो मैंने पहले बताया पब्लिक सेक्टर, उसके अलावा अगर घुसना चाहे तो आईटी सेक्टर में आराम से। अच्छा डॉक्टर रवि, हम हमेशा नए साल में रेजोल्यूशंस लेते हैं, हालांकि रेजोल्यूशंस ज़्यादातर लोग तोड़ने के लिए बनाते हैं, लेकिन आप शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए इस साल क्या निवेशक रेजोल्यूशंस ले सकते हैं? हमने इंफ्रा की बात करी है, सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे है, तो ऑटो सेक्टर भी है साथ ही साथ इसमें अगर बात की जाए, साथ ही बैंकिंग सेक्टर पर लगातार आप लोग बहुत बुलिश हैं, लेकिन वो डार्क हॉर्सेस कौन से हो सकते हैं 2024 के लिए? देखिए जिस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रही है और चूंकि ये इलेक्शन ईयर है तो इन्वेस्टर के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी और मौका है। और अगर आपने आज निवेश की रणनीति नहीं बनाई या आज आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपको आफ्टर इलेक्शन शायद वो एक तरीके से पेन महसूस होता होगा कि सरकार तो हमारी बहुत अच्छा कर रही है लेकिन हम उतना अच्छा अपने पैसे को नहीं बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाते हैं तो आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। और इस समय जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जब से पीएसयू के बारे में बोला तब से पीएसयू काउंटर में 30% से लेकर के आपको 70% तक की रैली देखने को मिल गई है। रेलवे काउंटर को देखते हैं तो 100% से ज्यादा की रैली देखने को मिल रही। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आप आज निवेश की रणनीति बनाएं और आगे जो है वो पूरे साल के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखें और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली आपको सोचना है, आपको सिंपल बस निवेश की रणनीति बनानी है और निवेश जरूर करिए, क्योंकि आपका बैंक में पैसा अगर रखा हुआ है तो वो भी घट रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप इन्फ्लेशन से आगे बढ़े। मतलब महेश्वरी साहब, प्रधानमंत्री जब कुछ आह्वान करते हैं उसका असर बहुत सीधे तौर पर जो आम लोग हैं उन पर पड़ता है। अभी हमने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को लेकर तस्वीरें साझा की, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए वो एक बहुत बड़ा अपटिक है। अगर शेयर बाजार के लिहाज से देखें, खास तौर पर एविएशन स्टॉक्स हों या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो तमाम स्टॉक्स हैं, कितना बड़ा आप उसमें एक रनअप देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए मुझे लगता है एविएशन और टूरिज्म वैसे भी काफी अच्छा सेक्टर है। और जो इनर डिमांड थी, जो 2-3 साल कोरोना में लोग नहीं बढ़ पाए, उसके बाद धीरे धीरे उनका डेवलप करना शुरू किया, तो काफी अच्छी डिमांड चल रही है इस समय। अगर आप देखें
तो चाहे एयरलाइंस की बात करें चाहे होटल्स की बात करें, सारी एयरलाइंस में ऑलमोस्ट 100% बुकिंग चल रही है। होटल्स भी अच्छे सारे 100% बुकिंग पे चल रहे हैं। पर हमारे पास एविएशन सेक्टर में कुछ ज़्यादा चॉइस नहीं है। अगर हम इंडिगो की बात करें तो ऑलरेडी शेयर प्राइस 3000 के करीब आ गई है, जो साल के शुरू में 1800 थी। अच्छा, तो इंडिगो का ऑलमोस्ट अगर हम बात करें महेश्वरी साहब की, जिस तरह से पहला एयरलाइन कंपनी था जिसने अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू की, तो और आने वाले समय में ये भी खबरें हैं कि शायद वो अपना आईपीओ लेकर आएगा। हाँ, मुझे 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 भी यही लग रहा है कि इसमें बहुत अच्छी प्राइसिंग आपको देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है एविएशन में जो भी इवन 3000 से प्लस भी आप उसको ले सकते हैं। जो बाकी सेक्टर्स के और भी जो शेयर्स हैं, कुछ ना कहीं एविएशन सेक्टर में कुछ ना कुछ हमेशा ही प्रॉब्लम रही है इंडिया में। इवन टाटा ने जब एयर इंडिया को लिया तो भी उसके बाद वो जितना एक्सपेक्टेड था नहीं हो पाया। आने वाले टाइम में ये कितना दे पाएंगे। आकांक्षा एयरलाइंस चलाई, उसने भी 3-4 फ्लाइट दिए हैं। जी एयर एशिया की बात करें उन्होंने भी दिए, लेकिन सब चलते हुए इसमें डिमांड बहुत अच्छी है। जी लेकिन जी जी, हम उस अपॉर्चुनिटी को हमारा एविएशन सेक्टर कैसे एक्सप्लॉइट करेगा, कैसे बिल्कुल यूटिलाइज इस पर हम करेगा, नजर रखेंगे। वो और साथ ही बहुत बड़ा साथ क्वेश्चन है। जो इसके अलाइड सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर भी हम तमाम जो ये शेयर मार्केट से जुड़े सवाल है वो अपने तमाम जो विशिष्ट मेहमान जुड़े उनसे करते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो बाजार इस हफ्ते में। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रवि और साथ ही साथ एनसी महेश्वरी साहब, शेयर मार्केट के बेहतरीन जानकार हैं। डॉक्टर रवि, जो अलाइड सेक्टर्स हैं, अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें जिसमें होटल भी शामिल है, ख़ास तौर पर हमने हमेशा देखा कि अगर हम जीडीपी में टूरिज्म का योगदान देखें तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे में जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार पूरा देश में जोश खरोश का माहौल है, होटल इंडस्ट्री से शेयर मार्केट को क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि जो तमाम ये सेंटिमेंट्स है वो बहुत हावी रहते हैं शेयर बाजार पर। बिल्कुल, आपने आंचल जी सही टॉपिक उठाया और सही यहाँ पर सेक्टर की बात चल रही है। देखिए, इस समय आप सिर्फ राम मंदिर के हिसाब से, अभी तो मैं आता हूं कि कौन से स्टॉक आप बाय कर सकते हैं, उससे पहले अगर आप देखिए तो जिस आजकल जैसे जब न्यू ईयर होता है या कोई छुट्टियों का टाइम होता है तो आप देखिए गर्मियां होती हैं तो पहाड़ों पे जगह नहीं होती, सर्दियां होती हैं तो साउथ पे इतना लोग जाते हैं। यानी कि आजकल की जो पब्लिक है या जो पॉपुलेशन है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि उनको अब खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ी है। भले चाहे जो भी इकोनॉमी के बात की जाए, लेकिन ये जरूर एक माना जाएगा कि मोदी जी की सरकार में सबका जो है वो विकास हुआ है और अच्छा खासा जो है वो खर्च करने की क्षमता यहाँ पर बढ़ी है। अब लोग जो है उसके जब पैसे आते हैं लोगों के पास तो लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो इस समय अगर देखा जाए तो मुझे लगता है होटल इंडस्ट्री से लेके कंस्ट्रक्शन और खास तौर से जो फूड की जो कंपनीज है उनका बड़ा फायदा होगा। अब जब अयोध्या से जब बात चल रही है तो देखिए इस समय तो अभी आगे आने वाले 10 साल का डेवलपमेंट अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि दिल्ली से लेकर अयोध्या के रास्ते में भी आपको जो है वो काफी होटल टूरिज्म डेवलप होता हुआ नजर आएगा। और अयोध्या के आसपास तो मुझे लगता है कि अब जैसा आपने हरिद्वार देखा था वैसी अब सोसाइटीज का डेवलपमेंट, तो रियल एस्टेट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी वो डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। तो आज के दिन जो भी
अयोध्या के लिए फोकस कर रहे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का काउंटर हो, चाहे वो आपका टूरिज्म में होटल इंडस्ट्री में नए होटल डाल रहे हो, चाहे आप इंडियन होटल की बात करें, टाटा की बात करें, आईटीसी की बात करें या फिर लेमन ट्री की बात करें, मुझे लगता है कि आपको जरूर फोकस रखना चाहिए। और ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें की बड़ा बूम आने वाले 3 से 5 साल में देखने को मिलेगा। तो जो आज जो अयोध्या की बात हो रही है, इसकी नींव आज डाली जा रही है। तो अगर आज आप यहाँ पर निवेश की रणनीति बनाते हैं तो आपको इससे जुड़े हुए दिग्गज स्टॉक में आपको 70 से 80% के रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल, इसलिए मैं देखा कि मेक माई ट्रिप ने भी साफ तौर पर कहा है कि लगातार ये जो तमाम धार्मिक तीर्थ स्थल हैं उसमें लोगों का जो इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर महेश्वरी, क्योंकि जब हम बात करते हैं, चाहे हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, एविएशन, ऐसे में ख़ास तौर पर जब भी कोई टूरिस्ट इस तरह की डेस्टिनेशंस पर जाता है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात होती है, डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े स्टॉक्स भी लिस्टेड हैं। इस सेक्टर को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम लगातार कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री का कई क्षेत्रों को लेकर इसी तरह सा तरीके का आह्वान है। अब देखिए, नॉर्मल कोर्स में इस सेक्टर में भी ग्रोथ अच्छी आई है, लेकिन हम जब कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है टूरिज्म, डायरेक्ट जो टूरिज्म है उसमें रिटर्न पेमेंट मेथड से ज्यादा अच्छी मिलेगी। लाइक इंडिया ने जो रुपे सिस्टम डाल दिया है, जो यूपीआई है, जो भीम का सिस्टम है, और जो आगे है उससे क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम होती जा रही है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये बहुत सारी कंपनियां इन सारी सुविधाओं को स्प्रेड करेगी और उनको देगी। तो उसके चलते हुए अगर हम प्योर रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक्स रिटर्न से, तो मुझे नहीं लगता कि वो बाकी और सेक्टर्स को जो कंज्यूमर्स डायरेक्ट है या कंज्यूमर्स का डायरेक्ट टूरिज्म है उसको बीट कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि उनको लिमिटेड उसमें डायरेक्ट आप कंज्यूमर्स में जाइए, लेकिन उसकी थोड़ी सी प्राइस अर्निंग रेशो महंगी है, लेकिन महंगी होने के बावजूद उसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी। और दूसरा टूरिज्म, मैं जस्ट ये सप्लीमेंट कर दूं कि 2-3 स्टडीज ने कहा है कि अयोध्या नेक्स्ट 2-3 साल में वर्ल्ड के, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे संसार के 4 जो सबसे अच्छे डेस्टिनेशन होंगे टूरिस्ट के, शायद उसमें आ जाए। तो आप उसे आप देख लीजिए कितनी अपार और संभावनाएं हमारे सामने आ रही है। तो मुझे लगता है टूरिज्म लॉन्ग टर्म में बहुत एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। जी महेश्वरी साहब, क्योंकि यहाँ पर जब हम इन सब सेक्टर्स की बात करते हैं, ऐसे में निवेशक के लिए ये चुनाव करना, क्योंकि कई बार हम जब कंपनी के वैल्यूएशंस देखते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अगर कंपनी किसी वजह से ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर रही, तमाम जिन सेक्टर्स का हमने जिक्र किया, तो निवेशक के मन में फर्स्ट रूल टू इन्वेस्ट फॉर एनी कंपनी और एनी ब्लू चिप स्टॉक, वो क्या होना चाहिए दिमाग में? ये आप दोनों से ही सवाल है, पहले महेश्वरी साहब फिर डॉक्टर रवि। देखिए, इसमें 3-4 चीजें हैं। कोई भी आप कंपनी लेंगे तो हमने पीछे भी शो पे डिस्कस किया है कि हम कंपनी में पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या उसकी ब्रांड इक्विटी है, उसको हमें समझना चाहिए। अब आज अगर हम किसी एक्स ग्रुप को वाई ग्रुप से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि सिमिलर कंपनीज में टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं उसका 20% प्रीमियम चल रहा है। आप टाटा कंज्यूमर्स की बात करें, टाटा स्टील की बात करें, टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें या टीसीएस की बात करें, वो एक प्रीमियम मिलता है क्योंकि उनको लगता है लोगों की कि इस ग्रुप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है और ग्रुप क्या है, आप उसके प्रोमोटर्स का आपने नाम सुना है या नहीं सुना। अगर स्टार्टअप की हम बात करें तो स्टार्टअप में ज्यादातर जो प्रोमोटर्स होते हैं वो लिटिल नोन है, उसमें रिटर्न्स बहुत अच्छी भी मिल सकती है, लेकिन स्टार्टअप में 30 to 40% स्टार्टअप लॉन्ग टर्म में खत्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक आम निवेशक के लिए ब्रांड और प्रमोटर्स को चुनना बहुत जरूरी है। जहां तक हम शेयर्स की बात करें तो उनके लिए बड़ा, मैंने जैसे पहले कहा भी कि निफ्टी 50 या नेक्स्ट निफ्टी 100 वो उसी पे ही रेस्ट्रिक्ट रह सकते हैं। अगर वो उससे भी ज्यादा सेव करें तो हर प्रोडक्ट के आपको सेक्टोरल वाइज भी इंडेक्स मिल रहा है, सेक्टोरल वाइज ईटीएफ भी है, आपको लाइक एनर्जी सेक्टर अच्छा लग रहा है, एविएशन अच्छा लग रहा है, या आपको खाली ऑटोमोबाइल अच्छा लग रहा है, तो आप उसी का ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। जी डॉक्टर रवि, इस पर आपका टेक क्या रहेगा? देखिए, मैंने अभी बताया था कि जब भी आपको पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना हो 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 5 सेक्टर लीजिए, उससे 5 स्टॉक लीजिए। अब आते हैं कि जब स्टॉक की चूज कर रहे हो तो उनमें क्या देखें, तो उसमें भी वही 5 फैक्टर यूज करिए, यानी 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहला कि आप उसका सेल्स देखिए कि उस कंपनी की सेल कंटिन्यू इंक्रीज होनी चाहिए लास्ट 3 क्वार्टर की। दूसरा, उसका एबिटा जो है वो स्टेबल या फिर ग्रोथ में होना चाहिए।
तीसरा, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज होनी चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा जो है वो डाउन हो। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि एबिटा मार्जिन, यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन या एबिटा मार्जिन जो है वो पॉजिटिव जरूर होना चाहिए। और पांचवा जो लास्ट फैक्टर है कि कंपनी पे कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी लोन लेती जा रही है और उसकी वजह से अपना प्रॉफिट बना रही है। तो ये 5 फैक्टर अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको स्टॉक, कोई भी आप स्टॉक जो इस ग्रोथ को स्ट्रक्चर देते हैं, यानी ये पांचों फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, तो आपको उस स्टॉक में कभी जल्दी नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होंगे। कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर रही होगी, अपने सेगमेंट में बेस्ट कर रही होगी, तो आप इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने इन तमाम फंडामेंटल्स का जिक्र किया, लेकिन वो कई ऐप्स भी मार्केट में मौजूद हैं जिसके जरिए लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं निवेश की, उस पर भी करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारे इस खास शो बाजार इस हफ्ते में आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत है। हमारे इस खास शो बाजार इस हफ्ते में हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़े हैं शेयर बाजार पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर रवि, साथ ही साथ इनसी महेश्वरी साहब। डॉक्टर रवि, कई बार हम जब अपने कलीग से भी बात करते हैं, वो पूछते हैं यार आप लोग शो करते हो, हम लोगों को बताइए निवेश कैसे करते हैं। ये तो फंड मैनेजर्स की बात हम लगातार इस शो पर कई बार कर चुके हैं, लेकिन मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो मार्केट में अवेलेबल ऐप्स हैं उसके ज़रिए भी निवेश करते हैं। आप दोनों से ये सवाल है, कितना ये सुरक्षित है और इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या रहते हैं एक निवेशक के लिए? देखिए, जब भी किसी भी इस तरीके से ऐप पे आप निवेश करते हैं तो आपको बस इतना देखना है कि आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लेना है। मैं एक आध दो अगर आप देखें तो मैं ऐप की बात कर दूं। जैसे आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्रेडिंग के लिए कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑनलाइन टॉप 10 ब्रोकर हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपका एक जरिया, माध्यम है जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग है, SMC है और यहाँ पर आनंद राठी, ये सब जो ब्रोकर्स हैं इनके ऐप के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप जब इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंटेली इन्वेस्ट करके एक ऐप है जिसके थ्रू आप बहुत सिंपल तरीके से, आपको कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट में, कोई टेंशन की बात नहीं, आप उस ऐप को डाउनलोड करें, इंटेली इन्वेस्ट, उसको आप डाउनलोड करके आप उसके फीचर्स को देख करके और उसमें अपने सिंपल तरीके से आप उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक का बास्केट मुझे चाहिए, कौन से सेक्टर मुझे चूज करने हैं, कितने स्टॉक्स चूज करने हैं, और उसमें रेटिंग के हिसाब से आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं और खुद ही आप अपने से उन चीजों को आप डिफाइन भी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल ऐप है और जिसके थ्रू आपको हेल्प मिलती है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की ऐप काफी सेफ होती हैं और आप अपने आप उनमें रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी होता है जिससे आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। महेश्वरी साहब, समय का मैं आखिरी सवाल आपसे, इतनी ज़्यादा सर्दी है लेकिन आप 3 ऐसे हॉट सेलिंग सेक्टर्स बता दीजिए हमारे निवेशकों को जो आने वाले समय में उनके लिए बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो मुझे कंज्यूमर सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें जो हमें डिसीजन लेना है वो पैरिटी ट्रेडिंग करना है कि एक सेक्टर लें और दूसरे को बेच दें। तो टाटा कंज्यूमर्स मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में काफी अच्छा चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश्वरी साहब आपका भी, साथ ही साथ डॉक्टर रवि आपका भी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लगातार जो भी सेक्टर या शेयर मार्केट से जुड़ा पूरा हफ्ते का हाल है वो आपसे साझा करें, उस पर तमाम जो शेयर एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय आप तक रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक कोई भी सवाल शेयर मार्केट से जुड़ा हो तो उसे संजो को रखिएगा। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 में सहयोगी कृतिका के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।